तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स को, पढ़ेंगे ग्रंथियों को, है ना। ठीक है, ग्रंथियां। अब देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक की टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए या अर्थ पता होना चाहिए। अब शब्द लिखा हुआ है ग्लैंड्स या ग्रंथियां, ठीक है, यही आज के टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले हमें ग्लैंड्स का अर्थ पता होना चाहिए। यदि हमें अर्थ पता नहीं है तो फिर हमें जानकारी आगे की मालूम नहीं हो पाएगी, है ना। तो ग्लैंड्स क्या है? ग्रंथियां तो बॉडी के बे पार्ट या शरीर के बे अंग, है ना, जो रासायनिक पदार्थों का एक्सक्रीशन करते हैं, है ना। हमारे शरीर के बे अंग जो रासायनिक पदार्थों का, है ना, रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं, है ना। अब एक शब्द आया रासायनिक पदार्थ, ठीक है, या केमिकल सब्सटेंस। तो ग्रंथियों की परिभाषा क्या बनेगी? हमारे शरीर के वे अंग जो रासायनिक पदार्थ, है ना, रासायनिक पदार्थ, तो यहां एंजाइम की बात करें और प्लस में हार्मोन्स की बात करें। तो बॉडी के बे पार्ट जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, यानी एंजाइम और हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, हमारे शरीर के बे अंग जो रासायनिक पदार्थों अर्थात एंजाइम और हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर इनको कितने वर्गों में बांट देते हैं ग्रंथियों को? तो ग्रंथि को हम देखते हैं कितने वर्गों में बांटते हैं? 3। तो ग्रंथियों को 3 वर्गों में बांट देते हैं। समझ लें, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, सभी एग्जाम में आता है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ग्रंथियां। ग्रंथियों को हमने समझ लिया कि ग्रंथियां क्या होती हैं, बॉडी के बे पार्ट जो केमिकल सब्सटेंस का एक्सक्रीशन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, एक को बोलते हैं, इसको थोड़ा मिटा लें, पहला लिखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनको क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। बहिर्स्रावी ग्रंथियां, ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे मिसलेनियस ग्लैंड, या इन्हीं को मिक्स ग्लैंड बोल सकते हैं, ठीक है। मिश्र ग्रंथियां, ठीक है, मिक्स ग्रंथियां। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्र। यदि टाइप से पूछते हैं तो हम 3 प्रकार के लिखेंगे, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिसलेनियस या मिक्स ग्लैंड। अब देखिए एंडोक्राइन क्या होती हैं। तो सबसे पहले एक बार और देखें कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो हमारे बॉडी के बे पार्ट जो रासायनिक पदार्थों, है ना, केमिकल सब्सटेंस का एक्सक्रीशन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। और केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं? तो एंजाइम और हार्मोन। तो एंजाइम तथा हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं या एक्सक्रीजन करती हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिसलेनियस। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? बे ग्लैंड जो हम देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी की बे ग्लैंड जो हम देखते हैं हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं,
है ना, ये हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, एंडोक्राइन कहते हैं। ये क्या होती हैं? ट्यूबलेस होती हैं। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो ट्यूबलेस होती हैं या डक्टलेस होती हैं या नलिका विहीन होती हैं? तो एंडोक्राइन। और ये हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। हार्मोन्स क्या होता है? ब्लड के थ्रू बॉडी पार्ट को सप्लाई हो जाता है ना। तो अब पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा कि ग्रंथियों के टाइप कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 लिखना है, ना कि 6। ठीक है। अब पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है या कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसी ग्रंथियां जो हम देखते हैं हार्मोन्स का उत्सर्जन करती हैं या श्रावण करती हैं या सिक्रीशन करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। ठीक है। अब कौन कौन सी? तो इसमें हम पढ़ेंगे थायराइड, ठीक है, थायराइड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, या इसी को बोल देते हैं अवाटू। हिंदी में आपका अवाटू लिख के आता है, अंग्रेजी में आपका थायराइड ही लिखा हुआ आएगा। कई बार जनरली पूछ लेते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना, तो कौन सी होगी? अवाटू। हिंदी में आपका हमेशा अवाटू लिख के आएगा और हम गलती कर देते हैं, अंग्रेजी देखेंगे तो थायराइड लिखा होगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवाटू। कहां स्थित होती है? तो हम देखते हैं कहां होती है? स्वर यंत्र के समीप। देखिए इस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर है, तो हम देखते हैं लगभग इस प्रकार का। तो इसे क्या बोल देते हैं? एच शेप भी बोल देते हैं या बटरफ्लाई शेप बोल देते हैं। तो पूछ सकते हैं स्वर यंत्र के समीप, है ना। तो ये वोकल बॉक्स की कार्ड की बात करें तो हम देखते हैं स्वर यंत्र के समीप कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है। या तितली के आकार की ग्रंथि कौन सी है या एच के आकार की ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, है ना। ये जो स्वर यंत्र होता है तो हम देखते हैं यहाँ पे होती है। अब आपने देखा होगा जो पुरुष होते हैं तो उनके स्वर यंत्र में उभार पाया जाता है ना। आप देखते हो ना कंठ के यहाँ इस प्रकार से उभार पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। अब जबकि महिलाओं में, फीमेल की बात करते हैं तो यह उभार कम होता है। क्यों और कितना? तो हम देखते हैं 5 mm। तो क्या कारण है कि पुरुषों की गर्दन में उभार पाया जाता है? तो हम देखते हैं यहां पे हम देखते हैं स्वर यंत्र जो होता है पुरुषों में ज्यादा विकसित होता है, और ज्यादा विकसित होता है तो महिलाओं की तुलना में कितना विकसित होता है? 5 mm ज्यादा होता है। और इसीलिए साइकोलॉजी कहती है कि जब हम बाल्यावस्था में होते हैं यानी चाइल्डहुड में होते हैं, तो जब हम चाइल्डहुड में होते हैं यानी लगभग 8 वर्ष की उम्र में बच्चे होते हैं तो उनकी आवाज बदलती है ना। किसी की कह नहीं देते गला बैठ गया, हम देखते हैं उसमें बदलाव आता है। क्यों? क्योंकि उस समय स्वर यंत्र का विकास होता है। और हम पढ़ते हैं कि स्वर यंत्र जो होता है तो हम देखते हैं पुरुषों में उभार पाया जाता है जबकि महिलाओं में नहीं। तो स्वर यंत्र का विकास पुरुषों में ज्यादा होता है। वो कितने mm बड़ा होता है? तो 5 mm यानी 5 मिलीमीटर बड़ा होता है। तो क्या कारण है कि पुरुषों की गर्दन में उभार पाया जाता है? क्योंकि पुरुषों में स्वर यंत्र का विकास महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 5 mm, है ना। अब यहीं पे हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। तो थायराइड ग्लैंड की बात करें तो किसमें ज्यादा विकसित होती है? तो चूंकि महिलाओं में स्वर यंत्र का विकास कम होता है तो हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि जो होती है तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में बड़ी होती है। और थायराइड का काम क्या है? कौन सी ग्रंथि है जो हम देखते हैं मानसिक विकास को निर्धारित करती है? ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मानसिक विकास को निर्धारित करती है? तो थायराइड ग्लैंड। इसीलिए आपने देखा होगा जब महिलाएं प्रेगनेंसी पीरियड में होती हैं तो थायरॉक्सिन किससे निकलने वाला हार्मोन है? थायराइड से। तो थायरॉक्सिन का चेकअप करवाया जाता है ना। तो हम देखते हैं जब इसकी मात्रा 5 mg की बात करते हैं, इससे ज्यादा हो जाता है तो अधिक माना जाता है, खतरनाक होता है ना। तो हम देखते हैं थायरॉक्सिन क्या है? थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। और हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि कहां पे होती है? तो स्वर यंत्र के समीप जहां पे उभार पाया जाता है। और हम देखते कैसी? तो तितली के आकार की या एच के आकार की। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। इसका वेट कितना होता है? तो लगभग 30 से 35 ग्राम, है ना। इसका वजन कितना होता है? तो 30 से 35 ग्राम। ये कौन सी परत से विकसित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है एंडोडर्म, है ना। एक परत होती है जिसको बोलते हैं एंडोडर्म, है ना, जिससे। तो हम देखते हैं इसका वजन कितना होता है? 30 से 35
ग्राम होता है। ठीक है, अब इसी से हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में कि इससे इसके हम देखते हैं कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इससे थायरॉक्सिन है ना, यह कौन सी ग्रंथि है जिसको स्वभाव ग्रंथि के नाम से जाना जाता है या नेचर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, तो थायराइड ग्रंथि है ना। कभी हम अपने दोस्तों से कहते हैं ना कि क्या कारण है, आज ज्यादा तीखा खा लिया कि आपका स्वभाव बदल गया है ना, तो चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है जब हमारी बॉडी में थायराइड का लेवल बढ़ जाता है ना। तो हम देखते इसीलिए बोल देते इसको स्वभाव ग्रंथि। तो स्वभाव ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। मानव शरीर में मानसिक विकास को निर्धारित कौन करती है, थायराइड। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बड़ी भी होती है थायराइड। क्यों, क्योंकि जहां पे थायराइड ग्रंथि होती है तो वहां पे पुरुषों में स्वरयंत्र पाया जाता है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं थायराइड के बाद हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगी थायराइड के बाद, पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड, पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड या इसी को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पराबटू। हिंदी और जटिल है इसकी है ना, हिंदी में बोलेंगे पराबटू। तो पैराथायराइड ग्रंथि की पोजीशन कहां होती है ना। तो आपने देखा था अभी कि ये थायराइड है इस प्रकार से, तो इसकी दोनों सरफेस पर यहाँ पे एक एक जोड़ी क्या पाई जाती हैं, ये देखिए थायराइड होती है। ठीक है, ये थायराइड है और यहाँ पे हम देखते हैं ये दो जोड़ी ये क्या होती हैं, पैराथायराइड है ना। तो थायराइड ग्रंथि के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं, तो पैराथायराइड है ना। और इनकी संख्या कितनी होती है, दो जोड़ी है ना। और हम देखते हैं इसमें दोनों ओर हम देखते हैं दो दो की संख्या में स्थित होती हैं। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो थायराइड ग्रंथि के अंदर या थायराइड ग्रंथि के अंदर धसी होती हैं, तो पैराथायराइड। कितने जोड़ी, तो दो जोड़ी, या कितनी संख्या में, तो चार है ना। अब इससे कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होगा, तो पैराथार्मोन या उसी को बोल देते हैं कॉलेफ हार्मोन है ना। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसकी कमी से और अधिकता से भी कुछ दोष होते हैं, जैसे टिटनेस किस ग्रंथि की या किस हार्मोन्स की कमी से होता है, तो हम देखते हैं इसके अल्पस्रावन से होता है। टिटनेस में जानते हो ना, मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है ना, जैसे स्टिप कहें या अकड़न कहें। तो थायराइड पैराथायराइड, थायराइड हम देखते हैं स्वरयंत्र के समीप या गर्दन में, और हम देखते हैं स्वरयंत्र के समीप या थायराइड ग्रंथि के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, तो पैराथायराइड। इनकी संख्या कितनी होती है, दो जोड़ी। कौन सी हार्मोन का सिक्रेशन, तो पैराथार्मोन है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड या इसी को बोलते हैं अधिवृक्क। हिंदी में क्या कहेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अब वृक्क की बात हो रही है तो वृक्क क्या है, उसी को किडनी बोलते हैं, उसी को गुर्दा बोलते हैं, उसी को वृक्क बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किडनी है ना। तो आपने देखा होगा किडनी क्या है, सेम के बीच के नुमा है ना, कुछ इस प्रकार से किडनी की आकृति होती है, शेप होता है। तो किडनी है और ह्यूमन बॉडी में किडनी की संख्या कितनी होती है, दो। और किडनी के ऊपर इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बना होता है ना, तो हम देखते हैं इसको बोलते हैं एड्रीनल या एड्रीनेलिन। एड्रीनल से बना हुआ है एड्रीनेलिन है ना, एड्रीनेलिन ग्लैंड। तो यदि क्वेश्चन आए कि एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन कहां होती है हमारी बॉडी में, तो किडनी के ऊपर। अब किडनी कितनी होती हैं, दो, तो दो ये भी होती हैं। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, तो हम देखते हैं एड्रीनेलिन है ना। ग्लैंड क्या हो जाएगी, एड्रीनल है ना, ग्लैंड होगी एड्रीनल, लेकिन हार्मोन कौन सा हो जाएगा, तो हार्मोन हो जाएगा एड्रीनेलिन है ना। अब कौन सी ग्रंथि है जिससे 4S हार्मोन निकलता है, या 4S ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है, 4S है ना। आ सकता है क्वेश्चन कि 4S ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो 4S से मीन्स क्या है, शुगर, साल्ट, स्ट्रेस है ना, और सेक्स। तो इन चार के प्रति हम देखते हैं इसमें सेंसिटिविटी होती है, इसीलिए बोल देते हैं 4S। तो 4S का पूरा नाम शुगर, साल्ट, स्ट्रेस
है ना। इससे हमें स्ट्रेस भी बढ़ाती घटाती है, साल्ट को भी और शुगर को भी मेंटेन करती है और सेक्स को भी। तो इसीलिए हम देखते हैं, पूछ सकते हैं कि 4S ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी एड्रीनल को, है ना। अब कभी कभी आ जाता है ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलता है, तो भी हम देखते हैं किससे सिक्रेट होता है, एड्रीनल से। अब ट्रिपल एफ यानी फियर, फाइट और फ्लाइट, है ना, फ्लाइट। तो ट्रिपल एफ हार्मोन कौन सी ग्लैंड से हम देखते हैं सिक्रेट होता है, तो भी हम देखते हैं कौन सी, एड्रीनल से। और ट्रिपल एफ को फियर, फाइट और फ्लाइट, यही से हिंदी में बोल देते हैं डरो, लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो इससे, है ना। मान लो जब कभी किसी से लड़ाई हो जाए, कोई आपको मारने के लिए खड़ा है, तो आप क्या होगा, आप देखोगे कि यदि हम इससे लड़ सकते हैं, लड़ने में कैपेबल हैं, सक्षम हैं, तो आप लड़ोगे, वरना हम देखते हैं वहां से रफू चक्कर हो जाते हो, ये नहीं बताते हो कभी कि जा रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन्स जो है हमें भगा देता है। तो या तो हम देखते हैं लड़ने के लिए हमें तैयार करता है, लड़ेंगे कब, जब हम उससे लड़ने में कैपेबल होंगे, नहीं तो हम आराम से खिसक जाते हैं। तो इसीलिए बोलते देते हैं कि या तो डर के भाग जाओ, है ना, या फिर लड़ो या सामना करो। तो डरो, लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ हार्मोन कौन सी ग्रंथि से, एड्रीनल, है ना। जब कभी हम डर जाते हैं या लड़ने के लिए अग्रेसर होने लगते हैं, तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में बनने लगता है ना। तो इसको बोल देते हैं, या बोल देते हैं संकटकालीन हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है हिंदी में, तो इस संकट से हमारी रक्षा करता है ना। तो ये भगाएगा, ये तो कहेंगे नहीं कि हम भग रहे हैं, है ना, आराम से या तो भग जाएंगे या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से, है ना, पूछ सकते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन तो दोनों वृक्कों के ऊपर। अब वृक्क कितने होते हैं, 2, तो हम देखते हैं इनकी संख्या भी 2 हो जाएगी। 4S हार्मोन पूरा नाम, ट्रिपल एफ हार्मोन पूरा नाम, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये वाली ग्लैंड कंप्लीट हो गई, है ना। अब यदि पूछे कि इनकी संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, तो 2। वृक्क कितने होते हैं, 2, तो इनकी संख्या भी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगली थायमस। थायमस ग्लैंड, इसको हिंदी में भी थायमस ही कहेंगे, ठीक है, थायमस। अब थायमस ग्लैंड तो हम देखते हैं ये कहां होती है, तो ये देखिए ट्रैकिया है, अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, इस प्रकार से रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्रैकिया होता है। और ट्रैकिया के दोनों तरफ, है ना, ये ट्रैकिया है, और हम देखते हैं ट्रैकिया के दोनों तरफ एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, जिसको बोल देते हैं थायमस, है ना, इसको क्या बोल देते हैं, थायमस। तो क्वेश्चन पहला क्या आएगा कि थायमस ग्लैंड की पोजीशन, तो श्वास नली के दोनों तरफ, श्वास नली के दोनों तरफ कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, थायमस। इसका काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को जनरेट करती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम, या इसी को बोलेंगे प्रतिरक्षा तंत्र। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हम देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, तो थायमस, है ना। अभी क्या करती है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, यानी इम्यूनिटी प्रदान करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता। अब ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो युवावस्था के बाद में छोटी होने लगती है, या बाल्यावस्था के बाद में छोटी होने लगती है, तो सभी का आंसर क्या होगा, थायमस, है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो हम देखते हैं इम्यूनिटी विकसित करके क्या होती है, धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब वृद्ध हो जाते हैं, तो हम देखते हैं वृद्धावस्था में, जीरोंटोलॉजी की बात करें, एजिंग की बात करें, तो कौन सी ग्रंथि है कि पूरी तरह समाप्त हो जाती है, तो हम देखते हैं थायमस। और इसका काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को जनरेट करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्याधि फैलती है ना, तो हम देखते हैं, यही बोलते हैं ना डॉक्टर कि बुजुर्ग मतलब इससे सतर्क रहें। क्यों कहते हैं, क्योंकि बुजुर्गों में जो प्रतिरक्षा तंत्र को जनरेट करने वाली ग्लैंड होती है, वो हम देखते हैं लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। कोरोना काल चल रहा था, तो ये बोल रहे थे ना डॉक्टर से, जो भी जानकार थे, कि बुजुर्ग तो घर से बिल्कुल निकले ही ना। क्यों, क्योंकि उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है
वो हम देखते हैं उनमें किसकी वजह से होता है, तो हम देखते हैं थाइमस ग्लैंड की, और थाइमस ग्लैंड पूरी तरह से लुप्त हो जाती है वृद्धावस्था में, है ना। और इम्यून सिस्टम, यानी जान रहे हो ना, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है उसे हम देखते हैं इम्यूनिटी कहते हैं। कौन प्रदान करती है, कौन सी ग्लैंड प्रदान करती है, तो थाइमस, है ना। अलग अलग देखिए, अलग अलग जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो अलग अलग आंसर। इम्यूनिटी, ब्लड में हमने क्या पढ़ा था, WBC, है ना, और यहाँ ग्लैंड की बात होगी तो हम देखते हैं थाइमस। तो थाइमस की पोजीशन देखी, श्वास नली के दोनों ओर, है ना। तो श्वास नली के दोनों ओर कौन सी ग्लैंड होती है, थाइमस, ठीक है। अब थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, एड्रीनल, थाइमस, अब इसके बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, या इसी को बोल देते मास्टर ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड या फिर हम देखते हैं मास्टर ग्लैंड, है ना। तो देखिए क्या कारण है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हाँ, तो जितने भी हमारी बॉडी में और ग्रंथियां होती हैं तो उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। ये सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल किसका होता है, तो पीयूष का। इसीलिए इसको देखिए, टीचर का काम क्या है, कक्षा में या क्लास में कंट्रोल बनाए रखना। टीचर के लिए कोई मापदंड मायने नहीं रखता कि आप 6 फीट के हैं, 4 फीट के हैं या 3 फीट के हैं। कभी भी जब भी टीचर की वैकेंसी निकलती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, तो कभी भी उसमें शारीरिक मापदंड नहीं लेते हैं। टीचर ही एक ऐसा पद होता है कि कोई सी भी एबनॉर्मलिटी है उसमें ले लिए जाते हैं, है ना। बता रहे, देखिए तो क्या होता है, इस टीचर का काम क्या होता है कि कक्षा में या क्लास में कंट्रोल बनाए रखना, है ना। मान लो हम आपको आए पढ़ाएं कुछ नहीं और आपसे ही बोले कि शांत रहो, चुप रहो, है ना, तो आप भी कुछ देर के लिए, टीचर ऐसा कहे कि किसी को चुप रख सकता है, लेकिन जब तक यदि सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो टीचर आपको ज्यादा देर तक कंट्रोल में नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार इस ग्लैंड का काम होता है कि जितनी भी बॉडी में ग्लैंड होती है, कौन सी, एंडोक्राइन, तो सभी पर कंट्रोल किसका होता है, पीयूष का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। लेकिन ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड होती है ना। और कहां होती है, तो ब्रेन की निचली सतह में, ब्रेन की निचली सतह में स्थित होती है। अब इसको सबसे छोटी ग्लैंड है, लेकिन इसका काम क्या होता है, जितनी भी ग्लैंड होती हैं अंतःस्रावी, तो उन पर कंट्रोल करती है या उनसे निकलने वाले हार्मोन्स पर कंट्रोल करती है। लेकिन यदि क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो पीयूष ग्लैंड को कंट्रोल करती है, मास्टर से भी बड़ी मास्टर, तो फिर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना। तो इसकी ये कितनी पालियों की बनी होती है, कितने लोब की, तो 3 लोब की बनी होती है ना। प्री लोब, है ना, या 4 लोब की बात करें, मिड लोब और हाइंड लोब, है ना। अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि और पश्च, है ना। तो अग्र और अग्रपाली जो होती है तो उससे लगभग 7 प्रकार के हार्मोन जनरेट होते हैं, और जो पश्च होती है तो उससे 2 प्रकार के, और जो मध्यपाली होती है तो कम विकसित होती है, तो उससे कोई भी हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है। तो कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन कि पीयूष ग्रंथि की मध्यपाली से कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, तो एक भी नहीं। पश्चपाली की बात करेंगे तो हम देखते हैं 2, हाइंड लोब की बात करें और 4 लोब की बात करें तो 7, है ना। इसको हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल से। जैसे हम पढ़ते हैं ना, वैसोप्रेसिन, या किस हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो वैसोप्रेसिन। कौन सी ग्रंथि से सिक्रेट होता है, तो पिट्यूटरी। और कौन सी पाली से, तो हम देखते हैं हाइंड लोब से या पश्चपाली से। एक होता है ऑक्सीटोसिन। आपने देखा होगा जब जो जानवर होते हैं, चौपाए होते हैं, तो जब कभी मान लो कोई गाय है, उसका बछड़ा यदि खत्म हो जाता है ना, तो हम देखते हैं उनके दूध को उतारने के लिए कौन से हार्मोन का इंजेक्शन लगवाया जाता है, ऑक्सीटोसिन। अब उस पे हालांकि बैन लगा हुआ है, रोक लगी हुई है ना, तो हम देखते हैं। लेकिन दूध को मतलब स्रावित करने वाला या दुग्ध को स्रावित करने वाला, है ना, तो हम देखते हैं कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। और उसी के इंजेक्शन लगवाए जाते थे जिससे जो दूध देने वाले पशु होते थे, तो हम देखते हैं उनका बच्चा भी खत्म हो जाता था, लेकिन दूध को आराम से उतार लेते थे। तो कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। और वैसोप्रेसिन, है ना, वैसोप्रेसिन ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वैसोप्रेसिन, है ना। तो पीयूष ग्रंथि कितने पाली की बनी होती, लोब की बनी होती, 3, मास्टर ग्लैंड के नाम से। और हमारी बॉडी की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो पीयूष। इसका वजन कितना होता है, 0.6 ग्राम, है ना,
केवल इतने ग्राम होता है ना, लेकिन इस पर कंट्रोल होता है बॉडी की जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, तो इसीलिए मास्टर ग्लैंड है ना। तो मास्टर से मतलब क्या है, इसकी मतलब हम देखते हैं कंट्रोल होता है जितनी भी ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियां, तो अंतःस्रावी। तो देखिए यहां से इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो हमने पिट्यूटरी को पढ़ लिया, इसके बाद एक होती है आपकी पीनियल, ठीक है, पीनियल या पीनियल बॉडी बोल देते हैं, है ना, पीनियल काय, ठीक है। तो आपका पीनियल लिखा हुआ आ जाएगा या पीनियल काय, दो में से एक लिखा हुआ आएगा, है ना। तो पीनियल ग्लैंड ये कहां होती है, मस्तिष्क की ऊपरी सतह पर। तो मस्तिष्क की अपर सरफेस पर कौन सी स्थित होती है, ब्रेन की, तो पीनियल, और लोअर सरफेस की बात करेंगे तो पिट्यूटरी, ठीक है। पीनियल पीनियल होती है, और इसको तीसरी आंख भी बोल देते हैं, तीसरा नेत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीनियल को, है ना। इससे भी दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन, है ना। जो व्यक्ति जन्म से अंधे होते हैं तो हम देखते हैं उनमें मेलेटोनिन मेलेटोनिन का सिक्रेशन क्या होता है, कम होता है। और हम देखते हैं मेलेटोनिन जो होता है, तो हम देखते हैं जिनमें, जिस व्यक्ति में जितना मेलेटोनिन बनता है, तो उसमें हम देखते हैं उसमें जो सेक्सुअल क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उतनी ही कम होती है ना। तो हम देखते हैं प्रकाश के प्रति संवेदी होता है, सेंसिटिव होता है। तो जो व्यक्ति जन्म से अंधे होते हैं तो उनमें मेलेटोनिन कम बनता है। और साइंस कहती है कि जो व्यक्ति जन्म से अंधा होता है, एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसमें सेक्सुअल कैपेसिटी ज्यादा होती है। किसकी वजह से, क्योंकि इसमें मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम होता है ना। ठीक है, तो ये थी, हमने देखा कि अभी तक जो कितनी ग्लैंड हैं, 6। ये क्या होती हैं, एंडोक्राइन होती हैं, केवल 6 और नहीं कुछ। आपका एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है या नहीं है। तो हमें याद होना चाहिए थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी, थाइमस और पीनियल। एक बार और देख लें, थायराइड कहाँ पे, तो गले में, है ना। थायराइड के अंदर पैराथायराइड, एड्रीनल वृक्क की ऊपरी सतह पर, थाइमस तो ट्रैकिया के दोनों ओर, पिट्यूटरी तो मस्तिष्क की निचली सतह पर, और पीनियल तो फिर कहां होगी, मस्तिष्क की ऊपरी सतह पर, है ना। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, पिट्यूटरी। कौन सी ग्लैंड है जिससे 4S हार्मोन जनरेट होते हैं, या 4S ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है, एड्रीनल, है ना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहिर्स्रावी। ठीक है, तो अंतःस्रावी की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, कि जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, डक्टलेस, और कार्य क्या होता है, जो हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। अब बहिर्स्रावी तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथियां जो क्या होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, मतलब नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिका युक्त होती हैं, और जो किसका सिक्रेशन करती हैं, एंजाइम का। ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, वो क्या कहला जाएंगी, बहिर्स्रावी। अंतःस्रावी में हमने क्या पढ़ा था, हार्मोन्स का। तो हार्मोन्स के सिक्रेशन की बात होगी तो अंतःस्रावी। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, नलिका विहीन भी बोलते हैं। कौन से को नलिका विहीन बोलेंगे, अंतःस्रावी को, और नलिका युक्त किसको बोलेंगे, तो बहिर्स्रावी को, है ना। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे लीवर, ठीक है, लीवर या यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर। यदि ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो केवल और केवल लीवर। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो फिर थायराइड आएगा, ये देखना है। ठीक है, इसके बाद सेलाइवरी ग्लैंड भी इसी में आ जाती हैं। कल हमने इसको पढ़ा था, है ना, या इसी को क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियां। ठीक है, और स्वेट ग्लैंड, या श्वेत ग्रंथियां बोलते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो पसीने का सिक्रेशन करती हैं, ये एक्सक्रेशन करती हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो लीवर को इसमें पढ़ेंगे, सेलाइवरी ग्लैंड को पढ़ेंगे,
और स्वेट ग्लैंड यानी पसीने की ग्रंथियां, है ना। लीवर तो जानते हैं एक होता है ना। अब सेलाइवरी ग्लैंड तो ये भी हमने पढ़नी है, कितने जोड़ी होती है, 3 जोड़े। स्वेट ग्लैंड तो इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, लाखों में होती है ना। तो हमारी बॉडी में लाखों में होती हैं। अब लीवर, तो लीवर देखिए हमने कल पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर में, लीवर कहां होता है हमारी बॉडी के, दाईं ओर बाईं ओर। तो हम देखते हैं हमारी बॉडी में दाईं ओर होता है ना। कौन सी कैविटी में, कौन सी कैविटी में, तो एब्डोमिनल कैविटी में, है ना। और कहां पे, तो अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पर, अपर सरफेस पर, है ना। और कितने पार्ट में बटा होता है, 2, ये राइट और ये लेफ्ट। इसका जो लीवर होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और हम देखते हैं उदर गुहा में ऊपरी सतह पर स्थित होता है। कहां पे, दाईं ओर। कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में। और आप डायग्राम में देख रहे हो इसका दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षा बड़ा होता है। और दाएं भाग की लोअर सरफेस या निचली सतह पर गेंदनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। गॉल ब्लैडर या पित्ताशय, है ना। ये क्या है, लीवर है। मानव शरीर की ऐसी ग्लैंड जिसकी रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे अधिक होती है ना। यह मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसकी रीजनरेशन कैपेसिटी या पुनरुद्भवन क्षमता सबसे अधिक होती है, लीवर। ऐसा कौन सा अंग है जिसकी रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे कम होती है, नहीं होती है, तो ब्रेन। ठीक है। यह चारों ओर से कौन सी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, तो पेरिटोनियम, है ना। इसका काम क्या होता है, तो हम देखते पित्त का निर्माण करना, है ना। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वो कौन सी ग्रंथि है, तो बहिर्स्रावी। ये हम देखते हैं इसी के अंदर हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी ग्रंथि पाई जाए, हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो हमारे रक्त का प्रतिस्कंदन करती है ना। ये रक्त को जमने से रोकती है, ब्लड क्लोटिंग को रोकती है। तो हम देखते हैं हेपेरिन, और हेपेरिन का निर्माण भी कहां पे होता है, तो लीवर में। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग का कार्य करती है, तो फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन का निर्माण भी कहां होता है, लीवर में, है ना। और हम देखते हैं अमोनिया को किस में कन्वर्ट करती है, यूरिया में। क्वेश्चन आ सकता है किसका कार्य क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, यूरिया को अमोनिया में। तो हम देखते हैं अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से, और कौन सी झिल्ली के द्वारा, पेरिटोनियम, है ना। लीवर को डोनेट जब हम करते हैं तो कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर नहीं होता है, यानी लेफ्ट वाला। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। सेलाइवरी ग्लैंड भी हमने पढ़ ली है, 3 जोड़ी, कहां कहां, तो एक जोड़ी जबड़ों में, एक जोड़ी जेहा में, और एक जोड़ी दोनों कानों के नीचे, है ना। इसी प्रकार श्वेत ग्रंथियां भी हमने पढ़ ली हैं, तो इनकी लाखों में संख्या होती है ना। किसी किताब में आप देखोगे तो 2 से 2.5 लाख, किसी में और ज्यादा है, कम होगी। तो कभी भी देखिए जो निश्चितता होती है वो पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। अब क्या पढ़ना हमने, मिक्स ग्लैंड, है ना। तो मिक्स ग्लैंड में हम क्या पढ़ेंगे, पैनक्रियाज। ठीक है, या अग्नाशय। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां क्या हैं, तो एंजाइम का स्रावण करती हैं। और मिश्रित ग्रंथियां क्या हैं, तो ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स, ठीक है, और किसका, और प्लस में हम देखते हैं एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, है ना। रटना नहीं है बिल्कुल। तो हार्मोन्स और एंजाइम्स की बात होगी सो मिश्र ग्रंथियां, केवल हार्मोन्स की बात होती है अंतःस्रावी, और एंजाइम की बात होगी बहिर्स्रावी। ठीक है। यदि आपको परिभाषा याद नहीं है तो केवल लिख सकते हो कि ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स प्लस एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती हैं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को भी हमने देखा था, है ना, कल पढ़ा हुआ था। पैनक्रियाज क्या होता है, इस प्रकार से हम देखते हैं, ये अमाशय है ना, ये अमाशय है, और इसके हम देखते हैं निचली सतह पर ये पत्ती नुमा जो रचना पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज की पोजीशन कहां होती है, अमाशय की निचली सतह पर या पिछली सतह, जो भी आपका लिख के आ जाए, है ना। तो हम देखते हैं पत्ती नुमा संरचना के रूप में स्थित होती है, हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 100 से 150 ग्राम तक होता है ना। इसका वजन 100 से 150 ग्राम होता है
है ना। अब इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्वेश्चन में आता है, क्योंकि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है। वो कल के ही लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो हार्मोन्स अग्नाशय में कौन कौन से हार्मोन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। अब एंजाइम की बात होना चाहिए क्योंकि एंजाइम भी इसमें लिखा है। तो एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन। अब यह कर सकते हैं ना सिद्ध कि हार्मोन्स भी हुए इससे सिक्रेट और एंजाइम भी, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज, या हम देखते हैं मिश्र ग्रंथि। कहाँ स्थित होती है, तो हम देखते हैं स्टोमक की निचली सतह पर या पिछली सतह पर, और पत्तीनुमा संरचना के रूप में हल्के गुलाबी ग्रंथि। इसका वजन कितना होता है, 100 से 150 ग्राम। यदि आ जाए हमारी बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो अग्नाशय है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि लीवर। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो केवल और केवल थायराइड। ठीक है, बनेगा ना। तो कोशिश है कि आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है।